अगर आपने भी 2010 में पीपीएल में सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो क्या आपको मालूम है कि आपने आज तक हर साल कितना डिविडेंड लिया होता, कितना बोनस लिया होता, आपका टोटल कितना कैपिटल गेन होता, टोटल कितना आप डिविडेंड ले चुके होते, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना होता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता और टैक्स आपका कितना कटता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी, तो पीपीएल की केस स्टडी शुरू करते हैं, जिसमें हम 2010 में लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे जनवरी के महीने में। उस वक्त जो भी पीपीएल की प्राइस होगी वो हमने ले ली है। तो जनवरी के महीने में तकरीबन 197 इसकी प्राइस थी और 507 हमें शेयर मिलते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हर साल इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया, और लास्ट में हम चेक करेंगे, टैक्स की बात करेंगे और डॉलर की बात करेंगे। तो हमने 2010 में लमसम 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो 2010 में ये कंपनी क्या करती है कि हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2000 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह पीपीएल जो है 2010 में एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 608। 2011 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है और एक बोनस देती है और फिर डिविडेंड देती है, यानी 1 2 3 3 डिविडेंड है और एक बोनस है। 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 5 रुपये और फिर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2011 में, जो कि 3,000 और तकरीबन 1200 रुपया बनता है। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो जाते हैं 669। ठीक है जी। तो इसी तरह 2012 में ये कंपनी हमें पहला डिविडेंड देती है 5 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 3,300। उसके बाद 2012 में ये हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 836। और फिर हमें एक डिविडेंड मिलता है 2012 में, जो कि बनता है 6.5 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जो कि हम 4,300 डिविडेंड की मद में रकम जो है बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। इसी तरह 2013 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4100 तकरीबन, और बोनस हमें मिलता है। उसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1003। और 2013 में ये कंपनी हमें एक और डिविडेंड देती है 5.5 रुपये का पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4600। सिमिलरली 2014 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 5 रुपये का और 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5000 और तकरीबन 7500, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 4.5 रुपये का और 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 4500 और 4000 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2016 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 2258 बनती है तकरीबन। और 2017 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है 3.5 रुपये का, 3 रुपये का और 6 रुपये का, जो कि हम डिविडेंड की मद में 6000, 3000 और तकरीबन 3500 रुपया पूरे साल में ले लेते हैं। इसी तरह 2018 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू 4000 रुपया बनती है। फिर ये कंपनी बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1154। और फिर ये 2018 में हमें एक और डिविडेंड देती है 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1500 रुपया। 2019 में सिमिलरली ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1385। और 2019 में हम एक और डिविडेंड ले लेते हैं 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 2300 रुपया बनता है तकरीबन। ठीक है। तो 2019 में हमने एक डिविडेंड लिया और एक बोनस लिया। 2020 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1385। और 2021 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2000 रुपया और 2700 रुपया बनता है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे हम चलते हैं 2022 में। तो 2022 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1.5 रुपये का और 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2000 रुपया और 692 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2023 में भी ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से और 1.5 रुपया पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू 1300 और 2000 रुपया बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है 2.5 रुपये का, फिर 1 रुपये का, फिर 2.5 रुपये का और फिर 2 रुपये का,
जो कि हम डिविडेंड की मद में 2700, 3400, 1300 और तकरीबन 3400 रुपया पूरे साल में ले लेते हैं। इसी तरह 2025 में ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 1 रुपया, फिर 2.5 रुपये और फिर 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2700, 1300, 3400 और 2700 बनती है, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। तो ये थी जी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2010 से लेके 2026 तक कि इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया, कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया। आगे हम बात करेंगे रिटर्न समरी की कि 2010 से लेके 5 मार्च 2026 तक अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आती है। शेयर है हमारे पास 1385, 5 मार्च तक टोटल हो गए हैं। प्राइस है इसकी 5 मार्च को 204.21, ठीक है। ये ओपनिंग प्राइस भी हो सकती है या 4 मार्च की क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो पीकेआर में इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 2,82,000 रुपया, ठीक है जी। तो हमारी कास्ट कितनी आई है, 1 लाख रुपया, जो कि हमने 2 जनवरी 2010 को 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,83,000 रुपया, जो कि बनता है 183%। और डिविडेंड हमने आज तक कितना लिया, तकरीबन 1,03,000 रुपये का 103%। तो टोटल गेन हुआ डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये बना हमारे पास 2,86,000 रुपया, 286%, जो कि हमने डिविडेंड की मद में ले लिया। एनुअलाइज रिटर्न हमारा XIRR बनता है 11.30%, 11.5%, ठीक है। इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया आज तक 1 लाख रुपए का, तकरीबन इस पे टैक्स हमारा कटा तकरीबन 15,000 रुपये का 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 87,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने ले लिया, अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो 1,83,000 रुपया, और इस पे हमें टैक्स कटा तकरीबन 27,000 रुपये का, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बची 1,55,000 की। तो ग्रास में हमारे पास टोटल आ गया 2,86,000, 42,000 हमने टैक्स दिया, और आफ्टर टैक्स 2,43,000 रुपया अमाउंट हमारी बच गई। इसमें मैंने सीडीसी की फ़ीस, एनसीसीपीएल की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया, वो थोड़ी बहुत अमाउंट वो भी बनती है। और दूसरे नंबर पे ये जो कैपिटल गेन है ये लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को परचेज कब किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी। हो सकता है ये ज़ीरो ना भी हो सकता है ये ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने जिस साल शेयर को बाय किया उस साल एफबीआर की टैक्स की क्या पॉलिसी है, ये आपने खुद चेक करना है। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। आगे हम बात करते हैं जी डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गया 1385, प्राइस है इसकी जी 5 मार्च को 204, ठीक है जी। तो डॉलर में हमारे पास इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1012, पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रही है 282, और डॉलर में हमारे पास बन रही है 1012। तो कास्ट हमारी कितनी आई थी, 1 लाख रुपया, जबकि डॉलर में हमारी कास्ट आई है 1183। ये कैसे आई है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की है 2010 में, 2 जनवरी 2010 को। तो 2 जनवरी 2010 को जो भी डॉलर का रेट था, 1 लाख के इक्विवेलेंट जितने भी डॉलर बनते थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर में हमारे पास नेगेटिव 170 आ रहा है, क्योंकि हमारी कॉस्ट आई है 1183 की, आज के दिन इसकी वैल्यू बन रही है 1012, ठीक है जी। तो डिविडेंड की मद में हमने ले लिया जी $828 ले लिए हैं। ये हमने कैसे लिए, हर साल जो भी हमें डिविडेंड मिला उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने इक्विवेलेंट कर लिया। तो हमारे पास टोटल जब हमने जमा किया तो $828 बनते थे डिविडेंड की मद में। तो टोटल गेन हमारे पास हो गया 658 का, जो कि बनता है 55%, और एनुअलाइज रिटर्न डॉलर टर्म में हमारा बनता है 4.10%, ठीक है जी। तो ये थी पीपीएल की केस स्टडी, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम 2010 में इसमें तकरीबन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो हमें हर साल ये कंपनी क्या कुछ देती, हमारा टोटल डिविडेंड कितना होता, टोटल गेन कितना होता,
टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना कटता और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बनता। केस स्टडी करने का पर्पस यही होता है कि पास में हमें पता चल सके कि अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो इस कंपनी में हमें क्या कुछ मिलता, और अगर कंपनी के फंडामेंटल सेम रहें, मुल्की हालात सेम रहें वगैरह वगैरह, तो फ्यूचर में भी सेम टाइप का ही हमें रिजल्ट मिलेगा। शर्त ये है कि पे आउट्स और कंपनी का जो प्राइस है या प्राइस फ्लक्चुएशन है वो भी सेम टाइप की ही रहे, तो फ्यूचर में इससे मिलता जुलता ही रिटर्न हमें मिलेगा। लेकिन ये प्रिडिक्शन होती है, कंफर्म नहीं होता। अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स रिजल्ट जो है वो अच्छा निकलेगा, अगर सिमिलरली टाइप की ही परफॉर्म करेगी तो सिमिलरली टाइप का ही हमें जो गेन है वो मिलेगा। ठीक है जी। तो ये थी जी पीपीएल की केस स्टडी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।